Hello everyone. As you know, we have started term 2 syllabus and this is your first chapter of physics, gravitation in term 2. And we have completed this chapter in 3 videos, and in last video we discussed some NCERT questions also. And the some questions which we were unable to discuss in the last video, we will discuss today. So this is part 4 of chapter gravitation. तो आप ये इसमें हम सिर्फ NCERT एक्सरसाइज ही डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहले वाली वीडियो जरूर देखें कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? देखो इन्होंने कहा है जो मून है अट्रैक्ट करता है अर्थ को। ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, अर्थ मून। अगर मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को अपने डायरेक्शन में ऐसे, तो अर्थ भी तो अट्रैक्ट करेगा मून को अपनी डायरेक्शन में ऐसे। दोनों ही करेंगे ना। पर दोनों करते हैं। मैं मान लूं कि ये वाला अगर मैं केस लेती हूँ कि भाई मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, तो अर्थ इसके टुवर्ड्स क्यों नहीं जा रही? एक रीजन तो दोनों ही जो फोर्स है वो एक्शन और रिएक्शन के पेयर में लगते हैं। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में लगता है। सेकेंड थिंग, एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स हम कैसे निकालते हैं? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो यहां पर जो ए लगेगी वो एफ बाई एम, वो इसका मैं मास ले लेती हूँ कैपिटल एम। ये मैंने मून लिख दिया, कंप्लीट मून। आप कैपिटल एम से कंफ्यूज नहीं होगे। जो अर्थ है मास, सॉरी मास का, सॉरी सॉरी, जो अर्थ का मास है वो कैपिटल एम और मैंने मून का ले लिया है स्मॉल एम। तो यहाँ पर जो मास लेंगे हम वो किसका आएगा? अगर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं अर्थ के मूव करने की, तो वो मास से डिवाइड करेंगे, अर्थ के मास से। यहाँ पर हम लेंगे मास ऑफ मून। तो जब हम देखते हैं इस केस में, जब हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाली तो वो एक्सेलरेशन बहुत ही लेस होगी एज कंपेयर टू दिस केस। क्यों? क्योंकि जो मास ऑफ अर्थ होता है that is much higher as compared to mass of the moon. We have studied in the last video also when we when we compared weight on earth and weight on moon. ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है हमारे पास इस केस में बाय एफ बाई एम से जो हमने एक्सेलरेशन निकाली, दैट इज वेरी लेस। वो बहुत ही कम है, मतलब निग्लिजिबल है। तो इसीलिए जो हम जो अर्थ है वो हमें मूव करती हुई नजर ही नहीं आएगी टुवर्ड्स द मून। क्लियर? देखो जब भी फोर्स लगता है तो मूवमेंट तो होगी ही, ठीक है, फोर्स के साथ ही मूवमेंट होती है। बट वो मूवमेंट इतनी कम है, जो ये एक्सेलरेशन है वो इतनी कम है इस केस में, क्योंकि जो मास है वो बहुत ज्यादा हाई है अर्थ का, 6 × 10⁻²⁴। क्लियर? तो इतने ज्यादा मास के ड्यू टू जो एक्सेलरेशन आती है दैट इज वेरी वेरी लेस, मीन्स निग्लिजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो इस वजह से जो अर्थ है वो मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, टू वो मूव नहीं करती टुवर्ड्स द मून। दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, दैट प्रोड्यूस वेरी नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन। क्लियर द पॉइंट? तो नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन के ड्यू टू द अर्थ डू नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द मून। नेक्स्ट, what happens to the force between two objects? Force between two objects, F is equal to G m1 m2 by r square. फर्स्ट पार्ट में अब कहा गया है इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल m1, m1 को कर दिया 2 ऑफ m1, डबल कर दिया, और चीजें सेम है, m2 भी सेम है, r भी सेम है, तो क्या होगा फोर्स? F, यहां पर मैं लिख देती हूँ F1 इज इक्वल टू G 2 ऑफ m1 m2 बाई r स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा? F1 2 G m1 m2 बाई r स्क्वेयर। ये किसके इक्वल है आपके पास? 2 G m1 m2 बाई r स्क्वेयर इज F। तो F1 इज 2 ऑफ F।
क्लियर? तो ट्वाइस हो गया पहले वाले फोर्स के। अब सेकंड केस में क्या कहा गया है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर जो डिस्टेंस है वो डबल्ड और ट्रिपल कर दिया गया है। देखो और चीजें सेम है, मास के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो यहाँ पर हम सीधी बात कर सकते हैं। जो एफ है वो इन डिस्टेंस के कैसे प्रोपोर्शन में है? इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। अगर डिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/9, क्योंकि ये क्या है? 2 का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो अगर जब हमने डिस्टेंस को डबल किया तो हमारे पास जो फोर्स है, अगर मैं इसको F2 लिख दूं तो जो हमारे पास F2 आ जाएगा वो 1/4 ऑफ F आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो जो फोर्स है वो 1/9 ऑफ F आ जाएगा, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं रहे और चीजें सारी क्या है? सेम, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को डबल कर दिया गया है, 2m1 हो गया, m2 भी 2 ऑफ m2 हो गया। तो अब कैसे चेंज होगा? F3 इज g इंटू 2m1 इंटू 2m2 बाय आर स्क्वेयर। तो g इंटू 4m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। तो F3 किसके इक्वल हो जाएगा? 4g m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। तो ये g m1 m2 बाय आर स्क्वेयर किसके इक्वल है? F के। तो F3 आ जाएगा आपके पास 4 ऑफ F। ठीक है, F3 इज 4 ऑफ F, F2 इज 1/4F और 1/9F, और F1 इज 2 ऑफ F। तो आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि ये कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर? तो हमने तीनों केसेस स्टडी कर लिए हैं यहाँ पे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या है हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? देखो, ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हम इस पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हम इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोलते हैं। देखो, जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। किसके लिए है? ऑल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल और लार्ज, ऑल। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्मॉल के लिए होगा या लार्ज के लिए, या कोई लिमिट हो कि इतना स्मॉल होना चाहिए या इतना लार्ज होना चाहिए। इस तरह की कोई भी लिमिट इसमें नहीं है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये अप्लीकेबल है, ऑल मीडियम में अप्लीकेबल है, और ऑल मीडियम में सेम रहता है। ठीक है, तो ऑल मीडियम में अप्लीकेबल है, ऑल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लीकेबल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। क्लियर? तो इसीलिए दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि जो एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। यहां पर मैं लिख रही हूं, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाइंड अस टू द अर्थ। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन binds us to the earth। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बाइंड करता है किस चीज को बाइंड करता है? हमें किससे करता है? अर्थ से। आपको देखा होगा ना, हर एक चीज कहां पर आकर के गिरती है? अर्थ पे। क्यों? दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ,
ये जो मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, वो भी किसके ड्यू टू मूव कर रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में। जो ये अर्थ है, ये मून है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स, सॉरी। तो जिसके ड्यू टू ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो समझ में आया? तो ये सभी सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? ये हम टॉपिक कर चुके हैं, और जब हम टॉपिक किया था तभी भी हमने इस बात को स्टडी किया था, इस क्वेश्चन को स्टडी किया था कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होती है। ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के ऊपर फॉल कर रहा है, फॉल ऑन अर्थ। जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर फॉल करता है ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अदर फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। when an object falls on earth only due to gravitational force, ठीक है, that time and as तो उस टाइम पे क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, और वो वेलोसिटी चेंज क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। और इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही पॉइंट्स मैंने उस टाइम आपको बताए थे, समझ में आया? या मैं आपको डेफिनेशन बताऊं? अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी विदाउट एनी एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉलिंग ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स having some acceleration is called acceleration due to gravity या acceleration of free fall। समझ में आया आपको? तो सिर्फ यही बात है, फॉल करेगा अर्थ के ऊपर ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट टाइम वेलोसिटी चेंजेस एंड सम एक्सेलरेशन कम्स इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। आई होप कि समझ में आ गया। वैसे ये टॉपिक है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस, वहां पर भी मैंने आपको डेफिनेशन इसकी अच्छे से बताई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। What do we call the gravitational force between the earth and an object? क्या कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, ये अर्थ है, इसका मास m है, तो इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? किस फोर्स से ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द अर्थ बच्चों? mg। किस फोर्स से अट्रैक्ट होगा? mg। g क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो सभी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से F किसके इक्वल होता है? m a के इक्वल, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये कौन सा केस है? फ्री फॉल का केस है, और फ्री फॉल के केस में हमारे पास a किसके इक्वल होती है? g के इक्वल होती है, तो F इज इक्वल टू mg। तो कोई भी बॉडी जो नीचे की डायरेक्शन में आती है, अर्थ के ऊपर फॉल करती है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? mg लगता है, और इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? वेट। क्लियर? तो व्हाट डू वी कॉल, क्या बोलेंगे हम उसको? वेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। जो अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको क्या कहेंगे बच्चों? वेट। एंड उसको किससे मेजर करते हैं? mg से मेजर करते हैं। जी हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अराउंड द अर्थ। इसकी वैल्यू भी चेंज होती है विद हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। ये मैक्सिमम, ये चीजें याद रखो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अराउंड द अर्थ, ठीक है। हमारे आसपास के एरिया में मैं बता रही हूँ, जो हमें दिख रहा है एनवायरमेंट में, ठीक है, ज्यादा हाइट में नहीं। जी 0 सेंटर ऑफ अर्थ, जी 9.8 मैक्सिमम सरफेस ऑफ अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 होती है, और दैट इज मैक्सिमम। जी हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डिक्रीज, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डेप्थ में जाएंगे तो भी डिक्रीज,
ठीक है, ये सरफेस है आपकी, आप इसको ऐसे अज्यूम करो, ये आपकी सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। यहाँ पर 9.8 है, ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज। अब नीचे जा जाते हैं हम, कहाँ पहुंच गए, सेंटर पे पहुंच गए, ये सेंटर है मान लो अर्थ का, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, डिक्रीज होती होती क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। क्लियर। तो सबसे मैक्सिमम सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, दैट इज 9.8, ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज, एंड सेंटर ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, अमित buys few grams of gold at the poles. As per the instruction of one of his friends, he hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? देखो, मैंने आपको बताया था, जो अर्थ है वो एक कंप्लीट स्फीयर नहीं होता, ठीक है। अर्थ एक स्फीयर नहीं है, जो शेप ऑफ अर्थ है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, वो इस टाइप में है, ओवल शेप में है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पोल्स हुए, ये हमारा इक्वेटर हुआ। ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर कम है, ये आर, आर पोल आर इक्वेटर ज्यादा है, और हमें पता है जी होता है G m/r²। तो अगर आर जहां पर कम होगा वहां पर जो हमारे जी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, मोर। यहाँ पर आर की वैल्यू अगर ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेस। समझ में आया भाई, जहां पर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। आर ज्यादा होगा जी कम होगा, आर कम होगा तो जी ज्यादा होगा, तो पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर्स पे जी की वैल्यू कम होगी। अब देखो, अमित बाइस फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स, उसने कहां पर खरीदा, पोल्स पे खरीदा, तो पोल्स के ऊपर उसका जो वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अगर मास तो देखो सेम रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ज्यादा है कहां पर, पोल्स पर, तो जो वेट होगा वो पोल्स पर क्या आएगा, मोर आएगा, ज्यादा आएगा पोल्स पे वेट। अब उसने हैंड्स ओवर कर दिया सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर, जब उस वो इक्वेटर पर मिला तो उसने वो सेम वेट उसको दे दिया, पर जब वो उसको वहां पर मेजर करेगा, इक्वेटर के ऊपर उसी चीज को मेजर करेगा, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या है, लेस, तो वहां पर उसी चीज का वेट जो उसने खरीदा कहाँ था, पोल्स पे, पोल्स पे क्या था, ज्यादा था, पर अब उसी चीज का वेट क्या आएगा, कम। क्यों आएगा, क्योंकि जब जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, वैसे वैसे हमारे जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जी की वैल्यू जैसे डिक्रीज होगी तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो वो क्या आएगा, लेस। तो जो फ्रेंड है वो क्या करेगा, एग्री नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो तो मेजर करेगा ना, तो जो मेजर करेगा तो उसकी वैल्यू लेस आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होगी, जी वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ आया बच्चों। तो जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ हम आते हैं, रेडियस इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस आपकी जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो वेट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो द फ्रेंड विल नॉट एग्री। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल, बताओ क्यों। अगर आपके पास एक पेपर है, ऐसे शीट ऑफ पेपर है, ऐसे फ्लैट, एक आपने इसी पेपर को इस बॉल के साथ रैप कर दिया, बॉल पे क्रम्पल्ड कर दिया, ठीक है, इस टाइम पे इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई, ये फास्ट आ रहा है, इस टाइम पे स्लो है। ऐसा क्यों, अभी तो हमने पढ़ा कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों पे सेम स्पीड से आना चाहिए, स्पीड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी अभी हमने पढ़ा ना। तो इस केस में क्या हो रहा है ऐसा, कि जो शीट ऑफ पेपर है वो स्लो होता है।
एज कंपेयर टू अगर हम बॉल से करें तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आप ये जो ये पेपर है, जब ये फ्लैट है तो इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। एरिया ज्यादा है तो नीचे से जो एयर रेसिस्टेंस लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो एयर रेसिस्टेंस लग रहा है वो भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, इस केस में क्रम्पल्ड केस में जो एरिया है डिक्रीज हो गया, एरिया डिक्रीजेज। ओके, जब एरिया डिक्रीज हो गया तो जो एयर रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में जो एयर रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एरिया, क्योंकि इसमें एरिया मोर। समझ रहे हो मेरी बात को? जब ये फ्लैट है तो इसमें इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, और एरिया ज्यादा होगा तो नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में नीचे से ड्यू टू एयर, वो भी क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ज्यादा लग रहा है तो वो फोर्स बैलेंस ज्यादा हो रहा है, नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में कम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन, ऊपर की डायरेक्शन में एयर के ड्यू टू फोर्स लग गया 3 न्यूटन, तो जो नेट फोर्स बचा वो कितना बचा, 2 न्यूटन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी नीचे की डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था, पर अब एरिया कम होने की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सिर्फ कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। तो अब नेट फोर्स कितना आ गया, 4 न्यूटन। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर तो उसी वजह से 4 न्यूटन फोर्स आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 न्यूटन आ रहा है। तो स्पीड कहां पर स्लो होगी, यहाँ पर स्लो होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। समझ आया रीजन? तो सारा रीजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया की। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली, ये आएगा 1/6, 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। What is the weight on in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। ठीक है, सबको पता है ये तो, हम निकाल भी चुके हैं ना, WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ W ऑफ E। तो व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? निकाल सकते हो। अर्थ पे कितना होगा, मास कितना है आपके पास, 10 kg। फॉर्मूला क्या होता है वेट का, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हमें निकालना है 10 kg के ऊपर, तो अर्थ पे निकालना तो 9.8 हो जाएगा, तो 98 न्यूटन आ जाएगा। तो जो मून के ऊपर है कितना हो जाएगा, 1/6, यहाँ पर दे भी रखा है 1/6 इंटू 98। तो आपका ये आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज लिख सकते हो 98/6 न्यूटन। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट? होप यू अंडरस्टूड ऑल द न्यूमेरिकल्स चिल्ड्रन। इस वीडियो में इतना ही, कुछ जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।